Assalamu alaikum dear students. My name is Shahana Zainab and I'm your new lecturer in chemistry. हम लोग अपने आज के लेक्चर में अपने चैप्टर नंबर 1 को जो कि आपके पास क्या है अबाउट द periodicity है एंड अबाउट द periodic क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के हवाले से है, उसको हम लोग जो है वो स्टडी जो है वो आपके पास करेंगे। राइट अब तक आप लोग जिस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं वो ये है इस चैप्टर के अंदर कि आप लोगों ने ये पढ़ा था कि आपके पास अब तक जितने भी एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को जो है आप लोगों ने एक टेबुलर फॉर्म में जो है क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करें तो आप कहते हैं कि दैट इज़ बेसिकली अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द टिल नाउ डिस्कवर्ड एलिमेंट। अब तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनको हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर हम लोगों ने अरेंज जो है वो कर दिया है। राइट अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज लेट सपोज आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका एक साइज होता है। साइज का मतलब ये है कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है, और जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो आपके पास क्या होता है, साइज जो है वो क्या होता है, वो कम होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, यानी जिस तरह जो है आप इसी तरह जो है अगर हम लोग में आप अगर हम लोग कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तो उनमें भी हम लोग ये देखेंगे कि हर चीज़ एक प्रॉपर्टी है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की, या अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे, या अगर हम लोग मेटालिक करेक्टर की बात करेंगे, या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो हम लोग उसकी वेरिएशन को चेक करेंगे दैट व्हाट हैपन्स टू ऑल दीज प्रॉपर्टीज, कि इन प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क पड़ेगा, इन प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क जो है वो आपके पास पड़ेगा अगर जो है हम लोग जो है वो क्या करें कि हम जब हम लोग जो है डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, या हम लोग जो है मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, जो है वो आपके पास जो है वो क्या करते हैं, मूव जो है वो आपके पास करते हैं। राइट तो हम लोग जो है आज इस प्रॉपर्टी को जो है हम लोग स्टडी करेंगे, वो आपके पास क्या है, वो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या होती है, ये कि आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली आपके पास क्या होती है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है, ये सारे एलिमेंट्स की होती है। होती क्या है बेसिकली, दैट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, जो आपको ज़रूरत है जिसकी, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट आपके पास है। अब जब भी कोई डेफिनेशन होती है उसको अंडरस्टैंड करने का तरीका ये है कि आप ये देखें कि आपके पास कोई, आप देखें अगर फ़र्ज़ करें हम किसी एटम की बात करें, ठीक है, अब किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसकी सराउंडिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व आउट कर रहे होते हैं, रिवॉल्व अराउंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो एनर्जी जो आपको रिक्वायर है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कहाँ से, आउटर मोस्ट शेल से। और उसकी स्टेट उन्होंने आपको बता दी है कि दैट इट मस्ट बी इन द गैस फेज। रीज़न क्या है कि देखें जब आपने जो आपके पास एक एलिमेंट होता है ना, दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, जब आप ये देखना चाह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, तो हमें ज़रूरी है कि हम उसको सबसे पहले सेपरेट आउट जो है वो करें, उसके एक एटम को सेपरेट आउट करके उसमें से ये देखें कि उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर है। राइट सो वो ये कह रहे हैं आपके पास कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from the outermost shell of its isolated gaseous atom in its ground state। ठीक है, अब जिस तरह लेट सपोज हम एक एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे हमने सोडियम की बात की। ठीक है, सोडियम आपने लिया, फेज उसकी क्या है, गैस फेज के अंदर आपके पास जो है वो रिक्वायर आपके पास है। अब जब आपने सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को स्नैच आउट कर लिया, आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव जो है वो आपके पास कर दिया, तो जब कोई चीज़ अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती है
तो ये चीज़ आपको जो है वो हाँ, पता होनी चाहिए कि उसके अंदर से क्या आपके पास होता है कि वो कैटायनिक फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो आ जाता है। तो सोडियम Na+ के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस अमल के दौरान आपको कितनी एनर्जी जो है वो जो है वो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड थी, जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो कितनी थी, 496 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अब ये चीज़ कि क्या, अब देखें सोडियम चूंकि किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता था, तो उसके इलेक्ट्रॉन को स्नैच आउट करने के लिए आपको एक ही इलेक्ट्रॉन की जो है वो क्या थी, ज़रूरत जो है वो आपके पास थी, राइट। अब हम अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम बिलोंग करता है किस से, आपके पास ग्रुप नंबर 2 से जो है वो आपके पास बिलोंग करता है। अब चूंकि वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इट मीन्स उसको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर होगी, और उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए दूसरी जो है वो एनर्जी होगी। तो आपके पास सोडियम में सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जबकि जो मैग्नीशियम होता है उसमें एक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है। सो जब आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है तो आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने फर्स्ट आयनाइजेशन, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू एंड द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, तो आप कहेंगे द एनर्जी which is required to remove the first electron is regarded as the first ionization energy। जिस तरह मैग्नीशियम है, उसने जब एक इलेक्ट्रॉन आपने उससे स्नैच आउट किया, उसको रिमूव आउट जो है वो किया उसके आउटर मोस्ट शेल से, तो आपका मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव आयन के अंदर जो है सबसे पहले कन्वर्ट होता है। और इस अमल के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 738 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। इसी तरह अगर हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को करें तो क्या होगा कि अब आपका Mg+ जो आपके पास है, जो ऑलरेडी कैटायनिक फॉर्म में है, वो अपना एक और इलेक्ट्रॉन को लूज करके मोनो यानी अब वो मोनो पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस अमल के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, 1451 किलो जूल पर मोल, यानी 1451 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है उसकी आपको क्या होगी, ज़रूरत जो है वो आपके पास होगी, राइट। अब इसके अंदर जो है वो आपने एक चीज़ को जो है वो क्या करना है, अपने माइंड में जो है वो आपके पास रखना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम थी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है आपके पास ज़्यादा है। तो उसकी रीज़न आपके पास जो है वो क्या है कि आपके पास चूँकि जब एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम से निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई है। प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो आपके पास क्या होगा कि जो न्यूक्लियस का होल्ड है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या है, वो ज़्यादा है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यानी आपको दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के अमल के दौरान ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है। अब हम लोग कुछ फैक्टर्स को देख लेते हैं कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्योंकि देखें ना, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है, अब देखें न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन है उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास क्या है, प्रेजेंट है। और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आपके पास है। तो वो ये आपसे कहते हैं कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट करने के लिए फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम जो है वो आपके पास है, राइट। इसी तरह जो दूसरा फैक्टर है वो है साइज ऑफ एटम का फैक्टर। देखें, अब अगर देखें साइज ऑफ एटम का मतलब ये है कि अगर एक एटम है उसका साइज आपके पास क्या है, छोटा है। ठीक है, जितना साइज छोटा होगा उतना ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तब आपके लिए क्या होता है, मुश्किल है। यानी smaller the size of an atom, it means that more energy will be required to remove an electron from the system। तो इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फैक्टर आपके पास है वो है आपके पास शील्डिंग इफेक्ट का फैक्टर। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, देखें एक न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ से रिमूव करने हैं, आउटर मोस्ट शेल से। अब देखें एक न्यूक्लियस के आगे बहुत सारे शेल्स आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट जो है वो आपके पास होते हैं। जितने इनर शेल आपके पास ज़्यादा होंगे
उतनी ही शील्डिंग इफेक्ट आपके पास क्या होगा, ज़्यादा, इतना ही वो एक प्रोटेक्टिव सी लेयर बना देते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का होल्ड उतना ही कम होगा। ठीक है, शील्ड का मतलब यही होता है ना, टू क्रिएट सम प्रोटेक्टिव लेयर। तो जितना आपके पास क्या होगी, ग्रेटर द नंबर ऑफ शेल्स या ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर शेल्स, हायर विल बी द शील्डिंग। ठीक है, और ये आपके लिए आसान हो जाएगा टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट को, वही बात है कि इट इज एक्चुअली द रिपल्जन, किस चीज की रिपल्जन है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, की आपके पास ये एक रिपल्जन है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, वो जितनी ज्यादा होगी, यानी जितनी रिपल्जन ज्यादा होगी उतनी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी, और उतना ही न्यूक्लियस का जो होल्ड है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो उतना ही कम जो है वो आपके पास क्या होगा, होगा। सो वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है, तो साइज के बढ़ने से इनर शेल्स इंक्रीज करते हैं, इनर शेल्स के इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, और आपके पास ये शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। अब हम लोग देखेंगे some periodic trends of ionization energy, कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हमने पढ़ लिया था कि इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी जो है वो आपके पास रिक्वायर है। अच्छा, अब ये सामने आपके पास क्या है, आपके पास सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एक पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको जो है वो नज़र आ रहा है, और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि देखें, जैसे जैसे हम देखें, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। रीज़न क्या है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हैं साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा इसका मतलब ये है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस का होल्ड है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपके लिए आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। जब आपको वो काम आसान हो जाता है, इसका मतलब है कि आपको एनर्जी भी फिर क्या करनी पड़ेगी, कम यूज करनी पड़ेगी। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डाउन द ग्रुप आपके पास क्या होती है, डिक्रीज जो है वो आपके पास करती है। और इसी तरह जब हम मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। रीज़न क्या होती है कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन्हीं शेल्स का क्या कर रहे होते हैं, पार्ट जो है वो आपके पास बन रहे होते हैं। ठीक है, जब उन्हीं शेल्स का पार्ट बनते हैं क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट, इसमें कोई ज़्यादा चेंज आपके पास, वेरिएशन जो है वो आपके पास नहीं आ रही होती। जब शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ेगी, न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा, और साइज क्या हो रहा होता है, छोटा हो रहा होता है। जब साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस का होल्ड क्या होता है, बढ़ता जाता है on the electrons of the outermost shells, so it becomes quite difficult. What becomes difficult to remove an electron, के electrons को remove करना आपके लिए जो है वो क्या हो जाता है, जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। तो इस चीज़ को जो है हम लोगों ने देख लिया, और वही चीज़, यही सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं कि जब आप गोइंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। आप लोग अगर राइट साइड पे देखें, आपको नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को सामने ग्राफ नज़र आ रहा है जो कि एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पे है। आप देख सकते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। रीज़न क्या है, रीजंस नीचे लिखे हुए हैं। साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो लाजमी सी बात है शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को स्नैच आउट करना आपके लिए आसान होता है, तो कम एनर्जी आपको रिक्वायर होगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। जबकि मैंने आपको ये कहा कि अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड देखें, अलॉन्ग द पीरियड देखें, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो आपके पास क्या करेगी, वो बढ़ेगी। रीजन क्या है कि जब आप लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मूव करते हैं तो साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियस का होल्ड
बढ़ता जाता है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में जो है वो आपके पास जो है वो रखना है कि साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपके पास जो है वो इंक्रीज़ेज़ होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी-सी मिस्टेक है। इंक्रीज़ेज़ इफेक्टिवली आपके पास है, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको भी बताया था सेम रहती है। सो आपके लिए मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव आउट जो है वो करना। सो हम लोग अभी किस चीज़ को हम लोग ने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, यानी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आप की एक प्रॉपर्टी ये है कि आप लोग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव आउट जो है वो आपके पास जो है वो कर सकते हैं। और उस अमल के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपके पास है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है कि एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिस तरह वो उनके हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भी प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास क्या होती है, प्रेजेंट आपके पास होती है। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है कशिश, अट्रैक्शन। किसकी अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन की। तो उस अमल के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, कब, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है किसके अंदर, किसी भी गैशियस एटम के अंदर, तो उस अमल को दौरान जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो आपके पास कहलाती है। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज बेसिकली द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। ये हम लोग अभी स्टडी कर लेंगे कब एनर्जी रिलीज होगी और कब एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो होगी। कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैशियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन आपके पास है। जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पे फ्लोरीन है, अब देखें फ्लोरीन जो है, अगर हम लोग ये देखें कि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। रीज़न आपके पास क्या होती है कि फ्लोरीन जो है इसको अपना अपना ऑप्टिक कंप्लीट करने के लिए क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। तो क्या आपके पास होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम में ऐड हो रहा है। तो आपने पढ़ा था जब आप लोगों ने फर्स्ट टर्म के अंदर आयंस को पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि एनाइन तब बनता है जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को, या कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इस अमल के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है, -337 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी आपके पास होगी, ठीक है। अब इस अमल के दौरान इसलिए एनर्जी रिलीज होती है कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जो फ्री था उसको आप बाउंड कर रहे हैं कि वो जाकर एक एटम का हिस्सा बन जाए। तो इसलिए वो अपनी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। सो ये चीज़ आपने क्या करनी है, अपने माइंड में जो है वो रखनी है, सही है। इसलिए वो ये कहते हैं कि जब भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ज़्यादातर जो है वो आपके पास क्या करते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो आपके पास होती है। और आपके पास क्या होती है कि एलिमेंट्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब नीचे जिस तरह हमने ये पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी आपके पास हो सकती है। इसी तरह आपके पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो भी आपके पास उसकी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। यानी एक आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, एक आपके पास क्या होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। अब अगर हम ऑक्सीजन को लें, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अपने पास क्या होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होती है, उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपके पास जब वो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ओ नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो इस अमल के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज जो है वो आपके पास होती है, ठीक है। अब जब अब यानी अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 6 थे, 6 से क्या हो गए, 7 हो गए। अब जब वो एक 7 इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव एनाइनिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आप उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करने जा रहे हैं, तो उस अमल के दौरान में क्या आपके पास जो है वो होगा कि आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। रीज़न क्या है कि देखें, ऑक्सीजन के ऊपर पहले क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जो चीज़ आप ऐड करने जा रहे हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। सो
वो ये कहते हैं कि एक यूनि नेगेटिव आयन है, उसके अंदर आप जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जा रहे हैं तो दोनों के ऊपर चार्जेस क्या हैं, सेम आपके पास हैं, तो इसलिए वो ये आपके पास कहते हैं कि उनमें रिपल्जन होती है, और उस रिपल्जन को ओवर कम करने के लिए एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड आपके पास होती है। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए दैट व्हाई द सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू एज कम्पेयर टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो ये उसकी रीज़न थी कि हमें उन फोर्सेस ऑफ रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए सिस्टम को एनर्जी देनी जो है वो आपके पास पड़ती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी वही फैक्टर्स आपके पास हैं कि साइज का फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करेगा कि इलेक्ट्रॉन को देखें, इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अफिनिटी जो चीज़ रखेगी, देखें एक नेगेटिव चीज़ के लिए अफिनिटी रखनी है पॉजिटिव ने, तो इसमें भी ये होता है आपके पास कि इसमें साइज जितना छोटा होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जितना साइज बड़ा होता जाता है, न्यूक्लियस है, आगे शेल्स आ जाएं, उतना ही जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस को पता ही नहीं चल रहा होता कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसकी इतनी अफिनिटी जो है वो नहीं रखेगा। इस तरह न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर भी जो है वो डिपेंड जो है वो आपके पास कर रहा होता है। इसी तरह नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर भी, जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादातर वो चीज़ें रखती हैं जिनको अपना ऑक्टे कंप्लीट करने के लिए थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। जैसे ऑक्सीजन को अपना ऑक्टे कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो चाहता है कि मुझे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाएं और मैं अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। इसी तरह फ्लोरीन या हैलोजेंस की बात करें, उन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टे कंप्लीट करने के लिए। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी यही जो है वो आपके पास जो है वो करते हैं कि उनकी अफिनिटी लाजमी सी बात है क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी अगर आपको थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो आप वो अपना ऑक्टे कंप्लीट करने के लिए तो वो चीज़ें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो रखते हो बनस्बत ऐसी चीज़ों के जिनको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए, तो उनकी इतनी अफिनिटी नहीं रखेंगे। तो जिनके पास जिनको अपना ऑप्टिक कंप्लीट करने के लिए जस्ट 1-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, तो वो अफिनिटी क्या करते हैं, ज़्यादा जो है वो आपके पास रखते होते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि डाउन अलॉन्ग द पीरियड साइज जब आप मूव करते हैं साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम जो है वो आपके पास होती है। ठीक है, तो हम लोग अब तक दो चीज़ों को हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे कि जिस तरह हमने पढ़ा कि मतलब देयर इज़ अ वेरिएशन इन द आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी तरह आपके एलिमेंट्स में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटेलिक हैं या आपके पास क्या है, नॉन मेटेलिक आपके पास हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि आपके पास क्या होते हैं, मेटल्स जो है वो आपके पास क्या होती हैं, क्या होती हैं। ठीक है, अब मेटल्स क्या होती हैं, उनकी 3 से 4 आपके पास क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि those elements which have tendency to lose electron to form positive ion, they are actually regarded as a metals। यानी metals की डेफिनेशन एक तो ये है कि उनमें ये एबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, दूसरी बात, दे मस्ट बी द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज आपके पास होती है, यानी जो वो तमाम चीज़ें जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ग्रेटर होती है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो आपके पास क्या होंगी, मेटल्स हैं। अब लेट सपोज मैं आपको कहूँ सोडियम, सोडियम इज अ मेटल पाई बिकॉज इट हैज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। लेकिन अगर आपसे ऑक्सीजन को करें तो ऑक्सीजन तो नहीं, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ऑक्सीजन जो है वो मेटल जो है वो आपके पास नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, दे मस्ट बी द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटल्स होती हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, राउंड अबाउट तमाम एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करके ऑक्साइड्स जो है वो आपके पास बनाते हैं। अब जो मेटल्स होती हैं वो कौन से ऑक्साइड्स बनाती है, बेसिक ऑक्साइड्स। वाई वी आर कॉलिंग देम एज द बेसिक ऑक्साइड्स, क्योंकि जब इनके जो ऑक्साइड्स हैं, जिस तरह फर्ज करें मैं आपसे कहूँ सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। अब वो सोडियम ऑक्साइड
पानी के साथ जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो मेटल्स की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड्स विच गिव बेसिस व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर आपके पास है। तो Na2O प्लस H2O आपके पास है, तो ये आपने इसके रिजल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब जो मेटेलिक करेक्टर होता है दैट बेसिकली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है, साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा, नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज हुए, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आपके पास बढ़ी, तो एलिमेंट के लिए आसान हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, इसलिए मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है, जबकि डिक्रीज कब करता है, अलोंग द पीरियड आपके पास क्या करता है, डिक्रीज करता है। रीजन क्या है, साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर का इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस का होल्ड इंक्रीज करता है, और एलिमेंट के लिए आसान नहीं रहता इलेक्ट्रॉन को लूज करना। और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, उसका पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है। इसलिए वो ये कहते हैं कि जो हेलोजेंस होते हैं दे आर द लीस्ट मेटालिक इन करेक्टर, क्योंकि वो ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं, वहां तक जाते जाते साइज आपके पास क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। अब जो नॉन मेटल्स हैं दे आर ऑपोजिट टू द मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या हैं, वो एलिमेंट्स जिनमें ये टेंडेंसी हो टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द नेगेटिव आयन, उनको आप लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल। और ये आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए। दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज द नॉन मेटल्स आपके पास है। दे आर एक्चुअली द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स तो बनाएंगे, लेकिन ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज द एसिडिक ऑक्साइड्स, क्योंकि अगर आप इन ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करें तो इस अमल के दौरान आपके पास एसिड्स जो है वो क्या हो, जनरेट आपके पास हो। जैसा कि अगर हम लोग SO3 है, उसको आप पानी के साथ, यानी सल्फर है, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। वो जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास जो है वो क्या कर देता है, बना देता है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में जो है वो आपके पास जो है वो रखनी है। अब वो ये कहते हैं कि जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो अलोंग द पीरियड जो है डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है। रीज़न आपके पास क्या है कि मैंने आपको ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन को एक देखिए ना, अब क्या है कि मेट वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन किसने रखनी है, पॉजिटिव चीज़ ने। तो पॉजिटिव जितना छोटा होगा ना, जितना न्यूक्लियस को पता होगा कि कोई चीज़ करीब है, इलेक्ट्रॉन करीब है, उतना ही जो है वो क्या करेगा, उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। अब जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं क्या करता है, साइज इंक्रीज कर जाता है, दरमियान में इतने शेल्स आ जाते हैं कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो इतनी अफिनिटी नहीं होती। जबकि जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, साइज छोटा होता है, तो जो आपका न्यूक्लियस है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से क्या करता है, अट्रैक्ट जो है वो आपके पास करता है। इसलिए हम जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो अलोंग द पीरियड जो है वो क्या करता है, इंक्रीज जो है वो आपके पास करता है। अब वो ये आपके पास कहते हैं कि अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फ्लोरीन क्योंकि टॉप पे प्रेजेंट है, साइज उसका बहुत छोटा है, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हैं साइज बड़ा होता जाता है। अब अगर हम आयोडीन तक जाते हैं, दरमियान में बहुत सारे इनर शेल्स आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन वो क्या होती जाती है, कम जो है वो आपके पास होती जाती है। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ तक आते आते हमारा जो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में जो है वो रखनी है। सामने आपके पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो आपके पास जो ब्लू कलर है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल्स। जो आपके पास ऑरेंज कलर है वो मेटलॉइड्स को शो कर रहा है, जिनमें यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। और नॉन मेटल्स क्या हैं, ग्रीन कलर में है। आप देख सकते हैं कि दे आर मोस्टली प्रेजेंट एट द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे आपके पास प्रेजेंट है।
क्यों? क्योंकि इनका साइज़ छोटा है इन एलिमेंट्स का, इनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा आपके पास जो है वो आपके पास होती है। तो इस चीज़ को मैं आपने लाज़मी लाज़मी जो है वो अपने माइंड में रखना है, ठीक है? और इस चीज़ को आपने देख लेना है, सही है? तो उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की आपके पास जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है। तो देखिए, मेल्ट करना क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ, यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो क्या होती है, सॉलिड से लिक्विड फेज में चली जाती है, वो क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाए, वो अपनी वेपर फेज में जाना स्टार्ट हो जाए, वो आपके पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास होता है। अब इन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ते हुए उन्होंने आपके सामने पीरियड्स की बात की। वो ये कहते हैं कि देखें, अब देखें कि हम लोग ये कहते हैं कि जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं, यानी अगर ग्रुप वन की बात करूँ, मैं ये कहूँ कि या आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है आपके पास। तो इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप टू के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह ग्रुप थ्री ए के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन होते हैं। और ग्रुप फोर के, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड वगैरह को अगर हम लोग देखें तो इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर आपके पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो ये कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उतनी ही आपके पास, या नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही आपके पास स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस होंगी, उतनी ही आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उतना ही आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू break their forces and to convert them from solid to liquid है। इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि आप अगर इस सामने वाले ग्राफ को देखें तो कार्बन टॉप पे प्रेजेंट है, यानी पीरियड नंबर टू में वो ये कहते हैं कि आपके पास वहाँ तक जो है वो आपके पास क्या होती है, इंक्रीज करता है। क्या चीज़ इंक्रीज करती है, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट वगैरह इंक्रीज करता है अप टू ग्रुप फोर, यानी कार्बन तक वो इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने आपको कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से आपके पास क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़े, बाइंडिंग फोर्सेस बढ़ी, ज़ाहिर है वो ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे, जितने बॉन्ड ज़्यादा बनाएंगे उतने ही उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। और उसके बाद वो डिक्रीज करती है आगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते हैं हमारे पास पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी आगे जो नाइट्रोजन आप देखते हैं तो नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसमें दो पेयर फॉर्म में होते हैं, तीन आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो होते हैं। तो वहाँ पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाते हैं, कम आपके पास होते जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग ग्रुप सेवन की बात करें तो उसके पास होते हैं तो सात इलेक्ट्रॉन्स है, तीन पेयर फॉर्म में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होता है, फ्री होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाइंडिंग। तो ग्रुप फोर तक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं और ग्रुप फाइव से ग्रुप फोर से ऑनवर्ड आपके पास क्या होते जाते हैं आपके पास बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं। तो आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर हम कार्बन की बात करें तो डायमंड को हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंसेस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। रीज़न यही है कि उसके पास चार बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट आपके पास होते हैं, ठीक है। इसी तरह वो ये कहते हैं कि वाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो रीज़न आपके पास ये है कि आपके पास ऑक्सीजन है, चाहे वो आपके पास नाइट्रोजन है या आपके पास फ्लोरीन है, वो कहते हैं कि दे एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। वे एक पूरा थ्री डायमेंशनल लेटेस्ट फॉर्म जो है वो नहीं बनाते, जिस तरह कार्बन के अंदर हम लोग जो है वो देख सकते हैं इनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं और ये ज़्यादातर डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपके पास जैसे O2 है, N2 है, F2 है, यानी ये इंडिविजुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। ये एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में खुद को अरेंज नहीं करते, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। और डाउन द ग्रुप भी आपके पास यही होगा कि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। रीज़न क्या है कि जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं साइज़ बड़ा होता है, साइज़ के बड़े होने से आपके पास क्या होगा कि जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं जो है वो क्या होती जाती है, कम होती
जाती हैं, क्योंकि जितना साइज़ बड़ा होता है उतनी ही वीक बाइंडिंग फोर्सेस क्या होती हैं आपके पास प्रेजेंट होती हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। एक्सेप्ट हैलोजेंस, जिनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। अगर हम हैलोजेंस की बात करें, फ्लोरीन है आपके पास गैस, क्लोरीन भी आपके पास क्या है, गैस है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन आपके पास क्या लिक्विड और आयोडीन सॉलिड है। यानी उसमें डाउन द ग्रुप जो है वो बाइंडिंग फोर्सेस जो है वो बढ़ रही है। रीज़न क्या है कि उनके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी वो क्या होती जाती हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। तो आपने इन सारी वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से देख लेना है और जो है इसको जो है अंडरस्टैंड कर लेना है।